हेलो गाइस। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल मेथड्स आपको सीखने हैं। क्या इसके पहले हमने इन्वेंट्री सीखा है थोड़ा बहुत? तो मैं कहूँगा हाँ। 11th-12th स्टैंडर्ड में जब हम लोगों ने फाइनल अकाउंट सीखा है तो उसमें हम लोग जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते थे तो वो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ही होता है इन्वेंट्री। बट वो बहुत लिमिटेड लेवल पे था। इस टॉपिक में हमें इन्वेंट्री बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है। तो पहले मैं आपको टेक्निकल मीनिंग बताता हूँ। इन्वेंट्री मीन्स एनी टेंजिबल एसेट विच इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन। इन्वेंट्री मीन्स एनी टेंजिबल एसेट which is held for sale in ordinary course of business. Second meaning, it is a tangible asset which is held in the process of production for such a sale in ordinary course of business. अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अभी मारुति एंड सुजुकी कंपनी है जो कार्स मैन्युफैक्चर करती है। तो उन्होंने कार मैन्युफैक्चर कर लिए, तो कार उन्होंने जो मैन्युफैक्चर की है उसका पर्पज है सेल। तो ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाय मारुति एंड सुजुकी कंपनी बिकम्स इन्वेंट्री फॉर देम। ये हो गया आपका पहला मीनिंग। पहला मीनिंग था इट इज अ टेंजिबल एसेट विच इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अभी मारुति सुजुकी कंपनी ने जो कार प्रोड्यूस की उसमें से अगर कोई एक मॉडल मैंने परचेस किया एज अ कस्टमर, तो मेरे एंगल से देखा जाएगा तो वो इन्वेंट्री नहीं है। रीजन इज आई परचेज दैट कार फॉर यूज पर्पज। अगर आपका पर्पज यूज है तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट बनेगी। अगर आपका पर्पज है सेल तो वो आपकी इन्वेंट्री कंसिडर होती है। सो दैट इज योर फर्स्ट मीनिंग। सेकेंड हो गया इट इज टेंजिबल एसेट विच इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। का मतलब हुआ अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो जो कंज्यूम होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। तो इन दैट वे जो भी मटेरियल आप फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में यूज करोगे वो भी आपका बनेगा इन्वेंट्री। गॉट इट? दो तीन एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अभी इन्वेंट्री का और थोड़ा क्लियर मीनिंग मैं आपको बताता हूं कि इन्वेंट्री समझने के लिए हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को दो ग्रुप में डिवाइड करना है। एक है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी ट्रेडिंग का मतलब हो गया रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस का मतलब ये है दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओन गुड्स। वो क्या करते हैं, मार्केट से रेडी गुड्स परचेस करते हैं और वही मार्केट में बेचते हैं। इसका मतलब हुआ कि उनके गोडाउन में या बिजनेस में एक ही तरह का स्टॉक होता है, उसे हम लोग कहेंगे फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स इज इन्वेंट्री फॉर अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिनका बिजनेस है रिटेल। गॉट इट? दूसरा टाइप हो गया मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है उनको पहले प्रोडक्ट बनाना है, तो बनाने के लिए उनको पहली जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल की। सो दे परचेस रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन पर्पज। सेकेंड उनके इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज WIP और तीसरा होगा फिनिश गुड्स। तो तीन नाम मैंने लिए, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज WIP कच्चा पक्का माल और फिनिश गुड्स हो गया पक्का माल। तो ये तीन बातें उनके इन्वेंट्री में इंक्लूड होती है, रॉ मटेरियल, WIP और FG। इसके अलावा उनके इन्वेंट्री में और भी दो चीजें इंक्लूड होती है। एक होता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको प्रोडक्शन करना है तो फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनरीज है, मशीनरीज का मेंटेनेंस उनको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस करने के लिए उनको ग्रीस, ऑयल की जरूरत है, तो वो भी उनके पास स्टोर होता है। तो वो भी एक मटेरियल हुआ। ठीक है, वो मटेरियल प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट का हो रहा है उसमें कंज्यूम नहीं होगा, बट जो प्रोडक्शन में काम कर रही मशीनरीज है उनके मेंटेनेंस के लिए वो जरूरी है, तो उसका स्टोरेज उन्होंने करके रखा है। सो दैट मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री बिकॉज इट विल यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट है पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल का मतलब हुआ जब भी प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको एक प्राइमरी पैकिंग करनी होती है।
जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का जो पैकिंग होता है इट इज पैकिंग मटेरियल, उसे प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हम लोग कहेंगे. सो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो ये दो बातें क्लियर हो गई. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 5 चीजें नॉर्मली इन्वेंट्री में इंक्लूड होती है. मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं. नंबर 1 इज रॉ मटेरियल, नंबर 2 इज WIP, नंबर 3 इज फिनिश गुड्स, नंबर 4 इज स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड नंबर 5 इज पैकिंग मटेरियल. समझ में आया? वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब हुआ कि वो ऐसा गुड्स है जिसपे जो फिनिश गुड्स की प्रोसेस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, उसे हम लोग पार्टली फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कार मैन्युफैक्चर हो रही है तो पहले कार के पार्ट्स बनाए जाते हैं, तो जो पार्ट्स बन चुके हैं दिस इज नॉट रॉ मटेरियल, उस पर कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, मतलब वो ना तो रॉ मटेरियल है ना तो फिनिश गुड्स है, तो वो बीच में आता है. सो दोज पार्ट्स आर कंसिडर एज वर्क इन प्रोग्रेस. तो जो भी पार्ट्स बन चुके हैं उनको गोडाउन में रखा है उन्होंने कुछ समय के लिए, अगर तभी 31 मार्च आता है तो 31 मार्च को उनका भी कंसिडरेशन हमें क्लोजिंग स्टॉक में करना पड़ेगा. सो उसका भी वैल्यूएशन होता है. सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. तो आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है. अगेन थोड़ा शॉर्टकट में रिपीट कर देते हैं. इन्वेंट्री मीन्स इट इज एनी tangible asset which is held for sale in ordinary course of business. Word is underlined, sale. Number 2, it is a tangible asset which is held in the process of production for such sale. It is called as inventory. अभी अकाउंट्स में इन्वेंट्री का इम्पैक्ट कहां पे आता है? तो इम्पैक्ट 2 चीजों पे उसका पड़ता है. पहले तो हमें इन्वेंट्री का मीनिंग समझा, अभी हम लोग समझने जा रहे हैं व्हाट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन. तो वैल्यूएशन का मतलब हुआ कि जब हमें क्लोजिंग स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करने से पहले हमें उसकी एक वैल्यू निकालनी होगी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाइज करेक्ट होनी चाहिए. तो वो वैल्यू निकालना यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. तो वैल्यू करेक्ट एक्यूरेट आना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके 2 रीजन है. नंबर 1 कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपके इनकम स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब चेंज करती है. सेकेंड, वो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी चेंज करती है. रीजन, आप जो इन्वेंट्री निकालने जा रहे हो वो आपके बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक है. तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है एंड क्रेडिट साइड इज कंसिडर एज इनकम साइड. तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से आपकी ज्यादा आ गई, जिसे हम लोग कहते हैं ओवर स्टेटेड, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड हो गया तो आपका उस साल का प्रॉफिट भी ओवर दिखेगा. इसका मतलब हुआ इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड यानी ओवर वैल्यू, तो प्रॉफिट भी उस साल का आपका ज्यादा दिखता है. इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू पे प्रॉफिट डिपेंड हो रहा है. अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने कम कैलकुलेट की गलती से या इंटेंशनली, तो उस साल का आपका प्रॉफिट भी अलग दिखेगा. मीन्स इफ क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीजेस, प्रॉफिट भी आपका उस साल का डिक्रीज दिखेगा बुक्स में. इसका मतलब हुआ कि आपकी स्टॉक वैल्यूएशन प्रॉफिट को क्या कर रही है? इन्फ्लुएंस. दूसरा, वही क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं. क्लोजिंग स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कंसिडर होती है एज अ करंट एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो इसका मतलब हुआ कि आपके बैलेंस शीट का एसेट का जो कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हो रहा है. इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होती है, क्योंकि करंट एसेट में इन्वेंट्री को हम लोग अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो आपका करंट रेशियो भी वहां पे चेंज हो जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को वहां पे इन्फ्लुएंस करेगी. समझ में आया? दैट्स व्हाई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और वो एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. नाउ क्वेश्चन इज अराइज कि वैल्यूएशन करते कैसे? व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? तो इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. उसमें से आज हम लोग 3 मेथड डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट है FIFO, FIFO. FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दूसरी मेथड है LIFO, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. और तीसरी है WAC. WAC का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड.
तो ये तीनों मेथड बिजनेस में तभी एप्लीकेबल है जब आपकी इन्वेंट्री होमोजीनियस है, आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, और वो इन्वेंट्री आपके बिजनेस में लार्ज क्वांटिटी में। तीन बातें मैंने यहां पे बताई। फर्स्ट वन, आपकी इन्वेंट्री होमोजीनियस होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज होमोजीनियस? होमोजीनियस का मतलब हो गया सेम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोटर कार बेच रहा हूं तो मेरे इन्वेंट्री में मोटर कार्स ही है, तो मोटर कार्स कंसिडर एज होमोजीनियस इन्वेंट्री। अगर मैं एसी मैन्युफैक्चर और सेल कर रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर सेल कर रहा हूँ, तो रेफ्रिजरेटर, एसी, ये होमोजीनियस इन्वेंट्रीज हो जाएगी अपने अपने केसेस में। दूसरा है इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब ये हुआ कि कोई दूसरा प्रोडक्ट उनको रिप्लेस नहीं कर सकता है इन केस ऑफ सेल। समझ में है? इसका मतलब अगर कोई कस्टमर आपसे फ्रिज डिमांड करता है, रेफ्रिजरेटर, तो उसके बदले में आप एसी नहीं उसे बेच सकते। मतलब एसी और रेफ्रिजरेटर इंटरचेंजेबल नहीं हुए, तो इसका मतलब एसी का आपको अलग से वैल्यूएशन करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर का अलग से करना पड़ेगा। तो इंटरचेंजेबल होनी चाहिए, सेकेंड कंडीशन। थर्ड, लार्ज क्वांटिटी। यानी आपके पास अगर दो ही प्रोडक्ट है, एक फ्रिज है, एक एसी, आपने एसी बेच दिया, फिर आपने फ्रिज बेचा, तो ऐसे केस में ये मेथड्स एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो आपके बुक्स में या बिजनेस में वो इन्वेंट्री लार्ज क्वांटिटी में होना जरूरी है। तो अगर ये तीन चीजें सेटिस्फाइड होती है, तो ये तीन में से कौन सी भी मेथड आप यूज कर सकते हो। मीन्स ऑल दीज थ्री मेथड्स आर एप्लीकेबल व्हेन इन्वेंट्री इज होमोजेनियस, इंटरचेंजेबल और लार्ज क्वांटिटी। तो पहले मेथड की बात करते हैं हम लोग। तो पहला मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मेथड्स है, दीज आर कॉल्ड एज अजम्पशंस। यानी प्रैक्टिकली उतनी ये मेथड ट्रू नहीं होती है, यानी प्रैक्टिकली अगर आप उसको लिंक करोगे तो उतनी ट्रू नहीं है। तो हम लोग कुछ ना कुछ वहां पे एज्यूम करके वो मेथड्स कंसिडर कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। जैसे नेचर का रूल है, सपोज 4 आदमी हैं जिनमें से ये पहले आया, पहले बॉर्न हुआ, फिर ये आया, यानी ए बी सी डी, इस सीक्वेंस में वो बॉर्न हुए। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? इट्स अ नेचुरल रूल, जो पहले आया वो पहले ऊपर जाएगा, जो सेकंड आया उसने सेकंड ऊपर जाना चाहिए, बराबर? ऐसे होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरी ऐसे होता है। पॉसिबल है ये पहले आया बट ये ऊपर पहले गया, मतलब यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ प्रैक्टिकली। मतलब हम लोग यहाँ पे एज्यूम करने वाले हैं जो इन्वेंट्री बिजनेस में पहले आई उसे हम लोग पहले बेचेंगे। मे बी पॉसिबल आपने इससे पहले बेचा होगा, बट बुक्स में हमें एज्यूम करना है कि जो मैंने पहले खरीदा वो मैंने पहले बेचा, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फिफो, लिफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, तीनों अजम्पशंस है। तो वो अजम्पशन बेसिस पे हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हमें एक सम लेना है। तो सम जो हमें लेना है आज, वो है हमारे प्रिंटेड नोट्स का पेज नंबर 73, सम नंबर सेकंड। अभी जब भी हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सम सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात होती है कि ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस, क्योंकि सम में जो आपको ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे उनके जो डेट्स है वो आगे पीछे होते हैं। तो इस टॉपिक में जब भी आपको सम सॉल्व करना है तो आपके जो ट्रांजैक्शन है वो डेट वाइज आपको कंसिडर करने हैं। तो एक बात आप कर सकते हो कि जो भी सम आपके पास है उसको पहले डेट वाइज अरेंज कर लो। अभी सबके पास प्रिंटेड नोट्स है, तो यहाँ पे मैं सम लिखवा के नहीं दे रहा हूं, डायरेक्टली हम लोग सम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस डाला है पेज नंबर 73, सम नंबर सेकंड। ओके, तो पहले मैं आपको ये फॉर्मेट पहले क्लियर कर देता हूं। दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड एज स्टोर लेजर फॉर्मेट। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको हेडिंग कैसे देना है? इन द बुक्स ऑफ, जिस कंपनी की इन्वेंट्री आप कैलकुलेट कर रहे हो उस कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा। फिर आपको हेडिंग देना है स्टोर लेजर, अंडर मेथड का नाम यहाँ पे लिखो, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फिर आपको पीरियड डालना है। अभी इस सब में 1 महीने के ट्रांजैक्शन दिए मार्च के, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर द मंथ इन डेट 31st ऑफ मार्च। ओके,
अभी इस लेजर में कितने कॉलम्स है वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलम आपको दिख रहा है जो मैंने रेड पेन में लिखा है, डेट, ट्रांजैक्शन, रिसीट, इश्यूज और बैलेंस। मतलब इन ऑल कॉलम कितने हुए? 5। वी कैन कंसिडर दीज आर मेन कॉलम्स। और रिसीट, इश्यू और बैलेंस में 3 एडिशनल सब कॉलम्स है। पहला है क्वांटिटी, दूसरा है रेट, तीसरा है अमाउंट। सेम 3 कॉलम इश्यूज और बैलेंस में आपको दिख रहे हैं। अभी यहां पे लॉजिक हमें ये कंसिडर करना है कि ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड कैसे करने होंगे। तो देखो, अभी इन्वेंट्री यानी गुड्स है, यानी कंपनी मार्केट से गुड्स परचेस करेगी और वही गुड्स उनको बेचना भी है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक मैन्युफैक्चरिंग। अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मार्केट से फिनिश गुड्स परचेस करेंगे और उसे ही मार्केट में रिटेल में बेच देते हैं। मतलब उनके पास फिनिश गुड्स परचेस होता है और फिनिश गुड्स सेल होता है। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनको पहले रॉ मटेरियल खरीदना है, यानी वो परचेस क्या करेंगे? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करके वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको बेचेंगे। तो जब भी आप यहां पे कंसिडर करोगे परचेस, तो परचेसेस आपको कहां पे रिकॉर्ड करना है? रिसीट्स में। तो परचेस यानी रिसीट्स, सेल यानी इश्यूज। ट्रेडिंग कंपनी है यानी रिटेल बिजनेस, तो वो गुड्स बेचेंगे, तो सेल का मतलब यहां पे इश्यूज है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में इश्यू करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन। समझ में आया? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इश्यू का मतलब होता है रॉ मटेरियल उन्होंने इश्यू किया प्रोडक्शन के लिए, या सेल भी उनके लिए मतलब हो सकता है अगर वो फिनिश गुड्स बेच रहे हैं। और यहां पे लास्ट कॉलम है बैलेंस, मतलब परचेस इश्यू करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो हमें लिखना है बैलेंस कॉलम में। ओके, तो हम लोग अभी सम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन से महीने के ट्रांजैक्शन है यहाँ पे? मार्च। तो पहले हमने सम में देख लेना है यहाँ पे कुछ ओपनिंग स्टॉक है क्या। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होगा कि पिछले महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इस महीने का बनेगा ओपनिंग बैलेंस। तो सब में एक बार देख लो कि कितना ओपनिंग बैलेंस दिया। तो 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक है 400 क्वांटिटी और उसका रेट है 7.5। तो लेट अस अंडरस्टैंड वो यहां पे लिखना कैसे है। तो डेट में मैं पहले लिखूंगा मंथ इज मार्च, फर्स्ट डेट, ट्रांजैक्शन है यहां पे ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब बैलेंस हुआ, तो ये अपना रिसीट में लिखोगे ना, इश्यूज में लिखोगे, इसको आपको लिखना है डायरेक्टली बैलेंस में। कितनी क्वांटिटी है यहां पे? 400। रेट क्या है? 7.5। तो क्वांटिटी क्वांटिटी कॉलम में लिखी, रेट रेट कॉलम में लिख दिया। अभी दोनों को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ 3000। बैलेंस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद आपको एक लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है। उसका मतलब ये होगा दिस इज अ स्टॉक एज ऑन 1st ऑफ मार्च। यानी स्टोर लेजर का एक फीचर है कि यहां पे स्टॉक हर दिन कैलकुलेट होता है, हर दिन, यानी हर दिन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद बैलेंस कॉलम आपको बताएगा कि आज गोडाउन में या स्टोर डिपार्टमेंट में कितना गुड्स अवेलेबल है एज अ इन्वेंट्री। राइट? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? अभी 3 मार्च को ट्रांजैक्शन है इश्यूज। कितने यूनिट इश्यू हुए? 300। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डेट इज 3rd, ट्रांजैक्शन इज इश्यूज। कितनी क्वांटिटी इश्यू हुई? 300। तो लिखूंगा कहां पे मैं? लॉजिकल है, इश्यूज है तो आपको इश्यूज में लिखना है। कितनी क्वांटिटी इश्यू हुई? 300। तो यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखो, जब भी आपको इश्यूज में लिखना है तब ये मेथड यहां पे इंक्लूड हो जाती है। यानी आप फीफो से सॉल्व कर रहे हो या लीफो से। क्या मतलब हुआ इसका? अभी 300 यूनिट मुझे इश्यू करने हैं, तो मैं देखूंगा गोडाउन में अभी कितने अवेलेबल है? 400 है, और 400 ही मेरा पहला ट्रांजैक्शन है यहां पे, यानी फर्स्ट स्टॉक 400 है। तो फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पे फर्स्ट इन 400 ही है, तो मुझे इश्यू भी 400 में से ही करना पड़ेगा। मतलब 400 में से मैं कितनी क्वांटिटी यहां पे इश्यू करूंगा? 300। उसका रेट है 7.5। वही रेट आपको यहां पे लिखना है।
मतलब इश्यूज भी आपको रिकॉर्ड करने होते हैं एट कॉस्ट। बैलेंस में जो कॉस्ट है वही आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। अभी इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 7.5 करो कितना होता है 2250। अभी इश्यू होने के बाद फिर आपको कैलकुलेट करना है बैलेंस। अभी टोटल क्वांटिटी थी 400, उसमें से 300 हमने इश्यू कर दिए, तो बैलेंस है अभी 100 यूनिट्स। उसका रेट ऊपर का ही आपको अप्लाई करना है 7.5 मल्टीप्लाई करो तो बैलेंस आएगा 750 रुपीज। फाइन। सो दिस इज योर स्टॉक आफ्टर 3rd ऑफ मार्च। जैसे मैंने बताया स्टोर लेजर में हर ट्रांजैक्शन के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री। फाइन। अगला ट्रांजैक्शन नेक्स्ट है 5th ऑफ मार्च को। अभी 5th मार्च को क्या ट्रांजैक्शन हुआ, दैट इज परचेसेस। कितने यूनिट्स परचेस हुए 600। अभी परचेस कहां पे लिखना है आपको, रिसीट में। क्या रेट से परचेस हुआ 8 रुपीज, तो मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 8 4800। इश्यूज में डैश कर दो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस में मैं कैसे लिखता हूं थोड़ा ध्यान से देखो। बैलेंस में आपको पिछले दिन की जो इन्वेंट्री है वो आपको पहले रिपीट करनी है। मतलब लास्ट डे का ये क्लोजिंग हो गया, नेक्स्ट डे का ये ओपनिंग है, तो पहले इसको रिपीट करो 100 7.5 750। ठीक है। फिर जो न्यू क्वांटिटी बिजनेस में आई वो उसके नीचे अलग से लिखो 600 यूनिट्स, रेट 8 रुपीज, टोटल वैल्यू 4800। फिर एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दो। मतलब ये हुआ कि बैलेंस कॉलम में ना तो आपको क्वांटिटी मिक्स करनी है यानी एडअप करनी है, ना अमाउंट को ऐड करना है। क्वांटिटीज आपको यहां पे सेपरेट ही रिकॉर्ड करनी है। क्लियर। चलो अगला ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है 10th ऑफ मार्च को। तो 10th ऑफ मार्च को यहां पे ट्रांजैक्शन है इश्यूज। कितने कितने यूनिट्स यहां पे इश्यू हुए 500। तो मैंने बोला था जब भी आप इश्यू करोगे तो ऊपर आपको रूल देखना है। क्या रूल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो अभी बैलेंस में मेरे पास दो अलग अलग क्वांटिटीज है। एक है 100 जो पहले की है, 600 जो बाद में आई। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये हुआ कि पहले जो क्वांटिटी आपके पास है उसको पहले बेचो, अगर जरूरत पड़ी तो 600 में से आपको सेल करना है। अभी मुझे कितने यूनिट्स यहां पे इश्यू करने हैं 500। तो 500 में कैसे इश्यू करूंगा, पहले 100 को मैं पूरे पहले सेल आउट कर दूंगा। 100 सेल होने के बाद और मुझे 400 बेचने हैं, तब वो जाके 500 कंप्लीट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी इश्यूज में यहां पे लिख रहा हूं 100, उसका रेट 7.5, अमाउंट हो गई 750। 600 में से मुझे बेचने पड़ेंगे 400, तो वो 500 कंप्लीट होगा। तो 600 में से 400 मैंने इश्यू किए, क्या रेट से 8, तो उसका टोटल अमाउंट आया 3200। तो हो गए 500 इश्यूड। तो अभी 100 में से 100 पूरे गए, मतलब वो स्टॉक खत्म हो गया। 600 में से आपने इश्यू किए 400, यानी अभी आपके पास बैलेंस है 200। वो कौन से क्वांटिटी में से बचा 600, तो उसका रेट आप अप्लाई करोगे 8 रुपीज। तो 8 2 16, तो ये हो गया आपका स्टॉक आफ्टर दैट इशू। समझ में आया कि देखो FIFO रूल आपको अप्लाई कैसे करना है। 100 और 600 दो क्वांटिटीज थी, तो मैंने फर्स्ट क्वांटिटी पहले इशू कर दी दैट इज 100, फिर 6 में से मैंने इशू किए 400, तो ऐसे वो हो गया 500। फाइन। अगला ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अभी हुआ है 15th ऑफ मार्च को, वो है परचेसेस। कितने यूनिट्स परचेस हुए 500, रेट क्या है 9, तो करो 500 इंटू 9 45। अभी बैलेंस में कैसे लिखोगे आप लोग ही बताओ भाई। सबसे पहले क्या 200 को पहले रिपीट करो, लास्ट डे क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग फॉर नेक्स्ट डे, तो वो पहले रिपीट करना है।
उसके बाद आप लिखोगे न्यू क्वांटिटी 500 जिसका रेट है 9 रुपीज, मल्टीप्लीकेशन आएगा 4500। ओके, तो आपके पास अभी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 700, उसके रेट क्या है 8 और 9 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 के बाद है 17, उसमें दिया है इश्यूज। कितनी क्वांटिटी इश्यू हुई, इश्यू हुए टोटल 400। तो बोलो अभी FIFO रूल है, तो मैंने क्या सीखा आपको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहली क्वांटिटी कौन सी है 200, बराबर। तो 200 का रेट क्या है 8 रुपीज, तो मल्टीप्लाई होके वो होगा 1600। आपको टोटल बेचना है 400, तो 200 यूनिट पहले बेच दिए, अभी 500 में से और कितने बेचने पड़ेंगे 200, तो वो जाके 400 कंप्लीट होगा। तो 200 आपने इश्यू किए एट द रेट ऑफ 9 रुपीज, तो अमाउंट आई 1800। तो 500 में से 200 गए, बैलेंस इज 300। तो 300 कौन से क्वांटिटी का बैलेंस है 500, तो उसको रेट अप्लाई होगा 9 रुपीज। तो टोटल बैलेंस यहां पे बचा 2700। क्लियर। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन अभी हुआ है 17 के बाद 25th, वो है परचेसेस। ओके, अभी परचेसेस कितने यूनिट्स हुए 400। क्या रेट से परचेस हुआ 8.5, करो मल्टीप्लाई 3400। अब बोलो बैलेंस में कैसे लिखोगे, पहले ओल्ड स्टॉक रिपीट 300, 9 रुपीज 2700। फिर आपको जो नया स्टॉक आया वो अलग से लिखना है 400, 8.50, 3400। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस आफ्टर दिस परचेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अभी नेक्स्ट हुआ है 26 को। क्या ट्रांजैक्शन है 26 का, इश्यूज है। कितने यूनिट्स इश्यू हुए 500। तो अभी इश्यू में कैसे लिखोगे आप, 500 यूनिट आपको इश्यू करना है, तो आपको देखना है अभी मेरे पास पहली क्वांटिटी कितनी है 300। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होगा पहले 300 इश्यू करो, फिर 400 में से 200 इश्यू करो, तो वो जाके होगा 500। तो 300 मैंने इश्यू कर दिए, रेट था 92700। 400 में से मुझे बेचने पड़े 200, रेट 8.50 अप्लाई होगा, करो मल्टीप्लाई 1700। तो 400 में से 200 इश्यू होने के बाद बैलेंस बचेगा 200, 400 माइनस 2, बैलेंस इज 2, रेट 8.5, मल्टीप्लाई होके अमाउंट आएगी 1700। तो ये हो गया आपका स्टॉक आफ्टर दिस इश्यू। क्लियर, बोर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो एक काम करते हैं, अभी आप पहले ये लिख लो, मैं यहाँ पे थोड़ी देर आप वेट करता हूं।
चलो हो गया लिख के। बैलेंस इशू के बाद अभी हमारे पास है 200, 8.5 रेट, 1700 अमाउंट। अभी हमारे पास और दो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं ऊपर का रफ करता हूं और हम लोग वहां पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी सवाल आपके सामने ये भी आएगा कि सर हम लोगों को लिखने के लिए टाइम कब मिलेगा। तो आपको एक बात यहाँ पे करनी है, जब यहाँ पे बोर्ड मेरा कंप्लीट हो जाता है लिख के, तो आपको पॉज करके वो लिखना है अपने अपने हिसाब से। ठीक है, ओके चलिए रिस्टार्ट करते हैं। तो अगला ट्रांजैक्शन अभी 30 ऑफ मार्च को, वो है परचेसेस। कितनी क्वांटिटी परचेस हुई? तो परचेस हुई 300 क्वांटिटी, रेट है 9.50, करो मल्टीप्लाई। तो आई गेस वो आएगा 2850। तो अभी आपको इसे बैलेंस में लिखना है। तो हमारा रूल ध्यान में रखो, लास्ट डे क्लोजिंग, नेक्स्ट डे ओपनिंग। तो लास्ट डे का क्लोजिंग कितना था हमारा? 200, रेट है उसका 8.50, टोटल अमाउंट है 1700। तो जो नई क्वांटिटी आई वो आपको उसके नीचे लिखनी है। 300, रेट 9.5, अमाउंट 2850। तो ये हो गया अगेन स्टॉक आफ्टर दिस परचेस। ओके, अभी अगला ट्रांजैक्शन है 31st को, दिस इज लास्ट ट्रांजैक्शन, वो है इश्यूज। ठीक है, कितने यूनिट्स इश्यू हुए? 200। तो जब भी आप इश्यू करोगे तो मैंने क्या बोला आपको? रूल अप्लाई करो। रूल क्या हमारे यहाँ पे? फीफो। तो 200 इश्यू करने के लिए पहले मैं बैलेंस कॉलम में देखूंगा क्वांटिटी कैसे है। 200 और 300 है, मेरे पास टोटल 500 यूनिट्स है, बट मुझे बेचने अभी 200 ही। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल यहाँ पे कहता है कि पहली क्वांटिटी अगर 200 है तो वही आपको पहले बेचनी पड़ेगी। तो 200 और मुझे इश्यू करने 200 एग्जैक्टली मैच हो रहा है, मतलब मैं 300 को इश्यू नहीं करूंगा, वो एज इट इज रहेगा। तो 200 यूनिट मैंने इश्यू कर दिए, रेट 8.5, तो अमाउंट ये आएगी 1700। तो 200 अगर निकल गए गोडाउन में से तो बचा कौन सा क्वांटिटी? 300, रेट 9.5, अमाउंट 2850। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि 31 मार्च को ट्रांजैक्शन खत्म हो गए, तो बैलेंस कॉलम में जो क्वांटिटी, जो अमाउंट आपको दिख रही है, दैट इज योर इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, अभी एग्जाम में एडिशनल क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। अभी मैं आपको सिखाता हूं कि कॉस्ट ऑफ परचेस कैसे निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ परचेस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे ये जो रिसीट कॉलम है, रिसीट में हमने सारे परचेसेस लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में मैं जो यहां पे लिख रहा हूं आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं सिर्फ आपको बताता हूं हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ परचेस। तो कॉस्ट ऑफ परचेस निकालने के लिए रिसीट कॉलम की जो अमाउंट कॉलम की टोटल आपको यहां पे करके लिखनी है, जो भी आएगी तो वो टोटल आपको डिस्क्लोज करेगी कॉस्ट ऑफ परचेसेस। मतलब मार्च में हमने कितने रुपीस का गुड्स परचेस किया, टोटल, दैट टोटल इज कॉस्ट ऑफ परचेस। अभी आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ इशू। तो सिमिलरली उसे मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स इशूड। तो उसके लिए आपको इश्यू कॉलम की अमाउंट की टोटल करनी है, स्टार्ट से लेके यहां तक। जो भी टोटल आएगी इट बिकम्स योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स इशूड। और क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, दिस इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक।
तो स्टोर लेजर के एंड में 3 कंक्लूजन आते हैं। एक है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा है कॉस्ट ऑफ परचेस और तीसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे हमारा पहला सम खत्म हुआ अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। आई होप आपको ये कंप्लीटली अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो अगले सम में वो और थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको लिखने के लिए मैं टाइम नहीं दे सकता क्योंकि अभी वीडियो लेक्चर है। तो जब भी आपको लिखना है वीडियो पॉज करो और उसको लिख लो कंप्लीट, फिर आगे फिर रिस्टार्ट करो। ऐसे करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच।